Hello dear students, welcome back to my channel. In today's lecture, we will discuss Ricardian theory of rent. So before going into the technical details of Ricardian theory, first of all, let us take a brief introduction of David Ricardo. David Ricardo was a very famous British economist और वो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे. इनका जन्म जो है वो ब्रिटेन के अंदर एक ज्यूइश फैमिली में होता है. His father was a stockbroker. At very young age, he joined his father's business. और he made a fortune in this business. बहुत पैसा उन्होंने कमाया. At the age of 27, when he was on a holiday, उनको मौका मिलता है एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस पढ़ने का. तो इसके वजह से जब उन्होंने ये बुक पढ़ी तो उनका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा डेवलप हुआ. क्योंकि वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में थे. ही अंडरस्टैंड मनी एंड फाइनेंसेस वेरी वेल. तो इस वजह से इकोनॉमिक्स में भी उनका इंटरेस्ट डेवलप होता गया. और जब वहाँ से वो आते हैं हॉलीडे से वापस, तो उन्होंने खूब सारे इकोनॉमिक्स पे आर्टिकल्स भी लिखे. ही इंगेज हिमसेल्फ विद डिबेट विद अदर इकोनॉमिस्ट एज वेल. तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के साथ डिबेट में भी इंगेज हुए. बहुत सारे आर्टिकल्स भी उन्होंने लिखे. तो उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी जो बहुत फेमस बुक हुई डेविड रिकार्डो की. और बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन. जहाँ पे उन्होंने बेसिकली जो बात की थी कि किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो वर्क करता है. कैसे एक कंट्री का जो टोटल इनकम है वो लैंडलॉर्ड, कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो उसके बारे में पूरी इसके ऊपर बात की हुई थी इन्होंने. तो इसी के अंदर उन्होंने रेंट का भी एक चैप्टर दिया था जिसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया था कि रेंट क्या होता है और रेंट क्यों अराइज होता है. तो आज के इस लेक्चर में हम उसी रेंट को डिस्कस करने वाले हैं. डेविड रिकार्डो के टाइम पे नेपोलियनिक वॉर का टाइम चल रहा था. तो जब वो वॉर चल रहा था तो उसके बाद में इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉर्न लॉज इम्पोज किए, जिसके तहत जो भी कॉर्न इम्पोर्ट हो रहा था ब्रिटेन के अंदर उसके ऊपर हाई टैरिफ्स लगाए गए, जिसकी वजह से इम्पोर्ट करना कॉर्न महंगा पड़ने लग गया. और ये लॉज इसीलिए इम्पोज किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो भी लोकल फार्मर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके. अब हुआ क्या, जो भी कैपिटलिस्ट थे उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, जो भी बिजनेसमैन थे उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई दी इस बिजनेस में कि कॉर्न को ही ग्रो किया जाए. और ऑब्वियसली जो एग्रीकल्चर है ब्रिटेन में उस समय पे डोमिनेंट इंडस्ट्री थी. तो सब लोगों ने जब एकदम से कॉर्न की भी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ी और लैंड की भी डिमांड बढ़ी. लैंड की डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि एवरीबडी वांटेड टू ग्रो कॉर्न, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसी में ही बेनिफिट है, क्योंकि इसी की ही डिमांड अभी बहुत ज़्यादा चल रही है. तो उस समय क्या हुआ, जब ऑल ऑफ अ सडन लैंड की डिमांड बढ़ी तो उस समय लैंड के जो रेंट है, जो प्राइसेस है वो भी हाई कर दिए गए. तो हुआ क्या, एक टाइम पे दो चीजें हाई हो रही थी ब्रिटेन के अंदर. कॉर्न की प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, उधर जो लैंड है उसका रेंट भी इंक्रीज हो रहा है. सो जो डेविड रिकार्डो ही वांटेड टू स्टडी कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, कि कॉर्न इसलिए हाई है क्योंकि रेंट पे किया जा रहा है, या फिर रेंट पे किया जा रहा है इसीलिए कॉर्न की प्राइसेस हाई है. सो ही गेव अ स्टेटमेंट आफ्टर डूइंग सम रिसर्च. जो स्टेटमेंट उन्होंने इस तरह से दिया था कि कॉर्न इज नॉट हाई because rent is paid so that was the ultimate statement given by the David Ricardo. उन्होंने कहा था कि कॉर्न इसलिए हाई नहीं है क्योंकि रेंट दिया जा रहा है, जबकि रेंट दिया ही इसलिए जा रहा है, रेंट इज पेड बिकॉज कॉर्न इज हाई, क्योंकि कॉर्न की प्राइसेस जो है वो ज्यादा है. तो इसी रेंट के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी डेविड रिकार्डो ने रेंट के बारे में क्या कहा और रेंट क्यों अराइज होता है, इस पे पूरा डिस्कशन आज के इस लेक्चर में हम करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ अर्थ which is paid to landlord for the use of original and indestructible powers of soil. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें रिकार्डो ने कही कि रेंट जो है वो अर्थ से जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है उसका वो पोर्शन रेंट कहलाएगा जो कि लैंडलॉर्ड को दिया जा रहा है. तो सबसे पहली बात है कि रेंट जो है इज द पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ द सॉइल. सॉइल यानी मिट्टी में वो पावर्स होती है, वो नेचुरल पावर्स होती है जिसकी वजह से आप जैसे ही उसमें सीड डालेंगे और उसमें
जो है क्रॉप्स निकलेगी, यानी आपको इनकम जनरेट होगी। जमीन के अंदर कोई मशीनरी नहीं लगी हुई है जिसमें कि प्लांट जो है आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टेबल पावर्स उस मिट्टी में खुद में है, उसकी सॉइल में खुद में है। तो अगर आप किसी की लैंड लेके उन पावर्स को, सॉइल की उस पावर को यूज कर रहे हैं, तो जो भी इनकम आप जनरेट करें उस इनकम का एक हिस्सा या जो कोई भी हिस्सा या जो कोई भी पोर्शन आप लैंडलॉर्ड को पे करते हैं, वो जो इनकम है उसको रेंट कहा है रिकार्डो ने। अब रिकार्डो ने रेंट के बारे में अपनी थियरी यहीं पे खत्म नहीं कर दी थी, उन्होंने तो ये सिर्फ डेफिनेशन दी। अब उनके हिसाब से रेंट अराइज क्यों होता है, तो रेंट इज द रिजल्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड। रिकार्डो ने कहा कि लैंड की जो फर्टिलिटी है वो अलग अलग होती है, जो भी हाई फर्टाइल या मोर फर्टाइल लैंड होगी उसमें ज्यादा रेंट पे किया जाएगा एज कंपेयर टू लेस फर्टाइल लैंड। तो आप ये चीज भी नोट कर सकते हैं, रेंट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन फर्टिलिटी। तो रिकार्डो ने कहा कि रेंट अराइज क्यों हो रहा है, क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी में डिफरेंसेस होते हैं। अब इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था जिसको हम लेटर ऑन समझेंगे कि ये फर्टिलिटी में डिफरेंस से किस तरह से जो रेंट है वो अराइज हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि रिकार्डो ने अपनी थियरी के अंदर जो भी डिफरेंशियल सरप्लस है उसी को रेंट माना। यानी सपोज कि अगर दो मेरे पास लैंड है, एक ज्यादा फर्टाइल है, वहां पे मैं 100 रुपीज अर्न कर रही हूँ, और जो कम फर्टाइल लैंड है वहां मैं 80 रुपीज ही अर्न कर रही हूँ। तो जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा मैं अर्न कर रही हूँ हाई फर्टाइल लैंड से, उस लैंड का रेंट उन्होंने 20 रुपीज बताया। सो जो 20 है वो डिफरेंशियल सरप्लस है रिकार्डो के हिसाब से, और यही डिफरेंशियल सरप्लस को उन्होंने आगे चल के रेंट का नाम दिया है। रिकार्डो इज ओनली टॉकिंग अबाउट डिफरेंस इन फर्टिलिटीज, और वो डिफरेंस इन फर्टिलिटीज को भी डिस्कस इसलिए करता है क्योंकि जब ब्रिटेन के अंदर एकदम से लैंड की डिमांड बढ़ गई थी कॉर्न को ग्रो करने के लिए, तो उस समय क्या हुआ, जो भी वर्स्ट से वर्स्ट फर्टाइल लैंड भी थी, यानी जो पुअर लैंड भी थी, वो भी यूज में आने लग गई। क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा वहीं पे एग्रीकल्चर, वहीं पे कल्टीवेशन करना पसंद करती है जो हाईली फर्टाइल लैंड हो। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है उससे कम फर्टाइल लैंड भी जो है वो यूज में आने लगती है, और पॉपुलेशन बढ़ने से उससे कम फर्टाइल लैंड यूज में आने लगती है। अब हम बात करते हैं रिकार्डो थ्योरी की कुछ अजम्पशंस की। सबसे पहले एजम्पशन उन्होंने ली कि लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी जो लैंड है उसका सिर्फ एक ही काम है, उस पर सिर्फ वो कल्टीवेशन के ही काम आ रही है, उस पर कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। सेकंड है डिमिनिशिंग रिटर्न्स एप्लीकेबल है यहाँ पे भी, यानी जैसे जैसे आप सेम अमाउंट ऑफ लेबर कैपिटल अगर लैंड पे लगाते जाएंगे तो लैंड की जो फर्टिलिटी है या उसमें जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। थर्ड है डिफरेंस इन फर्टिलिटी। रिकार्डो ने कहा कि जो सारी लैंड होती है वो होमोजेनियस नहीं होती है, उनकी फर्टिलिटी में डिफरेंस होता है, कुछ लैंड जो ज्यादा फर्टाइल होती है, कुछ कम फर्टाइल रहती है। और रिकार्डो ने नो रेंट लैंड का भी एग्जिस्टेंस बताया था। नो रेंट लैंड वो होती है जहां पे उतनी ही इनकम जनरेट हो रही है जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करने के लिए जरूरी है, उससे एक्स्ट्रा। रेंट का मतलब क्या है, डिफरेंशियल सरप्लस, तो सरप्लस कुछ भी उस पर जनरेट नहीं हो रहा है, एंड ऐसी भी लैंड रिकार्डो के हिसाब से एग्जिस्ट करती है। लास्ट उन्होंने दिया था कि स्केयरसिटी ऑफ लैंड। स्केयरसिटी ऑफ लैंड का मतलब यहाँ पे रिकार्डो से था कि ऑब्वियस सी बात है कि लैंड जो है इटसेल्फ लिमिटेड है सप्लाई में, लैंड को मैन्युफैक्चर करके और नहीं बना सकते हैं। बट जो यहाँ पे रिकार्डो ने बात की है वो ये है कि जो भी हाई ग्रेड की लैंड है या हायर फर्टिलिटी की लैंड है वो भी क्या है, स्कार्स है, वो सारी की सारी लैंड जो है वो सुपर मार्जिनल लैंड या फिर मोर फर्टाइल या ज्यादा फर्टाइल नहीं है। तो दिस वाज अबाउट द स्केयरसिटी ऑफ लैंड, कि जो भी सुपीरियर लैंड है वो स्कार्स है और इस वजह से रेंट जनरेट होता है अकॉर्डिंग टू रिकार्डो। अब बात करते हैं रिकार्डो ने जो अपनी थियरी दी थी वो दो हेडिंग्स में दी थी। फर्स्ट है रेंट अंडर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन क्या होता है, जहाँ पे लैंड के एक बड़े से पार्ट पे यानी बड़ी लैंड पे एक बहुत ज्यादा साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है, लैंड के एक बड़े से पार्ट पे बहुत सारे लोग जो हैं कल्टीवेशन जब करते हैं तो उसको एक्सटेंसिव कल्टीवेशन बोलेंगे। अब इसके लिए रिकार्डो ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। सपोज करते हैं, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ।
सो रेंट अंडर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए रिकार्डो ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वही मैं यहाँ पे लेती हूँ। सपोज करते हैं कि एक आइलैंड है जहाँ पे कोई भी लोग नहीं रह रहे हैं, मैंने ऐसे रेक्टेंगल शेप का बना दिया है, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन अभी रह नहीं रही है, लेकिन इसके अंदर जितनी भी लैंड है वो अलग अलग ग्रेड की है। सपोज मैं इस लैंड के टुकड़े और इनकी नेमिंग दे देती हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 तरह की इस लैंड का पार्ट है, अलग अलग टुकड़े हैं इसके। अब क्या होता है, सबसे पहले जो पॉपुलेशन यहाँ पे आके बसती है, तो वो लोग इस लैंड मान लेते हैं कि इस पूरे लैंड का एक ओनर भी है, एक लैंडलॉर्ड भी है। जैसे ही पॉपुलेशन आएगी यहाँ पे, वो सबसे पहले जो भी बेस्ट लैंड होगी, जो भी बेस्ट पोर्शन होगा इस लैंड का, वहां पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट करेंगे। बेस्ट पोर्शन का मतलब है जो भी सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड होगी वहां पे वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करते हैं कि जो 1 नंबर मैंने डाला है वो सबसे ज्यादा हाई ग्रेड की लैंड है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, कल्टीवेशन करना स्टार्ट करेंगे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, ये पूरी की पूरी लैंड जो है वो यूज में आ जाती है। अब इस लैंड के ऊपर, सपोज ये लैंड पूरी यूज आ गई, इस लैंड के ऊपर अभी तक किसी भी तरह का रेंट जनरेट नहीं हो रहा है। द रीजन इज, अब रेंट का मतलब यहाँ पे और अच्छे से अपन समझेंगे। रेंट का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने पैसा लगाया, यहाँ पे फार्मर्स ने मेहनत की और इनकम जनरेट की, दैट इनकम जो है वो रेंट नहीं है। अब रेंट यहाँ पे क्या है वो अभी समझते हैं। मान लेते हैं कि अभी पूरी लैंड बहुत ज्यादा मात्रा में थी, अबंडेंस में थी। जब लोग आके रहना स्टार्ट करते हैं तो लोग, लैंडलॉर्ड जो है इनसे कोई भी तरह का रेंट लेता नहीं है, क्योंकि अगर वो रेंट चार्ज करेगा तो वो कहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है यहाँ पे खेती करने की, हम इधर कर लेंगे, और भी बहुत सारी जमीन हमारे पास ऐसे ही खाली पड़ी है। तो लैंडलॉर्ड कहता है कि चल कोई बात नहीं, तो यहाँ पे खेती कर ले, उसको भी लग रहा है कि मेरी लैंड जो है वो इस बहाने यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी तक कुछ भी सरप्लस जो है वो लैंडलॉर्ड को नहीं दिया जा रहा, कोई भी रेंट जो है लैंडलॉर्ड को नहीं दिया जा रहा। पर जैसे जैसे एक बार ये सारी लैंड यूज में आ जाएगी, ठीक है, पूरा का पूरा मार्जिन इसका एग्जॉस्ट हो जाएगा, तब और जब पॉपुलेशन बचती है और नई पॉपुलेशन आती है, अब इस लैंड को तो वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज ऑलरेडी इन यूज, फुल यूज में है। अब वो क्या करेंगे, जो भी सेकंड बेस्ट लैंड है, जैसे सपोज करते हैं कि ये सेकंड नंबर वाली लैंड को हम सेकंड बेस्ट लैंड मान लेते हैं, जो इससे थोड़ी कम फर्टाइल है, तो उसको वो यूज करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही सेकंड कैटेगरी पे लैंड लोग आके रहने लगते हैं, वहां पे कल्टीवेशन करने लगते हैं, तब इसके ओनर को ये रियलाइज होता है कि क्यों ना अब मैं इनसे रेंट चार्ज करूं, क्योंकि अब क्या हो गया, यहाँ पे स्केर्सिटी की बात आ गई है कि ये जो लैंड है वो स्कार्स हो गई है। स्कार्स का मतलब क्या होता है, जहां पे डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई उतनी नहीं है। तो इस लैंड की सप्लाई अब खत्म हो चुकी है, यानी फुल यूज में आ चुकी है, तो इसकी और सप्लाई नहीं हो सकती। तो ये लैंड ओनर्स फार्मर्स को बोलते हैं, टेनेंट्स को बोलते हैं कि भैया ऐसा है, पेमेंट कर दो, पैसा दे दो हमको, अगर दे रहे हो तब तो इस पे कल्टीवेशन कर सकते हो, तो जो जो अमाउंट दे देगा वो इस पे कल्टीवेशन करना कंटिन्यू रखेगा। अब वो लैंड रेंट की अमाउंट कैसे डिसाइड होगी, वो डिसाइड होगी, यानी इस लैंड को हमने नाम दिया मार्जिनल लैंड। सपोज जो भी पुअर कैटेगरी की लैंड है उसको मार्जिनल लैंड, इससे तो वो पुअर है, मार्जिनल लैंड नाम दिया। सपोज इस पे 80 के बराबर इनकम जनरेट हो रही है, इस लैंड पे 100 के बराबर इनकम जनरेट हो रही थी फार्मर्स की, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो टेनेंट रख लेगा, सॉरी वो लैंडलॉर्ड रख लेगा 20 रुपीज का डिफरेंस। लैंडलॉर्ड बोलेंगे यहाँ पे फार्मर से खिलाओ, हमें 20 रुपए दो। वो किस तरह से वो अमाउंट डिसाइड हुआ, इन दोनों की फर्टिलिटी में डिफरेंस से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आगे हम देखते हैं। अब ये वाली लैंड भी पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ी सारी यूज हो गई, तो वो क्या करेंगे, थर्ड कैटेगरी की लैंड में, अब जो नए लोग आएंगे वो थर्ड कैटेगरी के लैंड पे काम करना स्टार्ट करेंगे, और थर्ड जब पूरी हो जाएगी तो इस पे भी रेंट जनरेट होने लगेगा। अभी तक इस पे रेंट जनरेट नहीं हो रहा था, पर जैसे ये पूरी यूज हो गई और नए लोग आए, उन्होंने ये थर्ड कैटेगरी की लैंड जब यूज करने लगे, तो यहाँ वालों ने भी बोला कि हमको रेंट दो, तो इस बार रेंट जो है इसका थोड़ा सा कम होगा इसके मुकाबले। फिर जब ये यूज हो जाएगी तो फोर्थ कैटेगरी पे, यानी इस तरह से रिकार्डो ने बात की। अब मान लेते हैं कि जो फिफ्थ यानी लास्ट कैटेगरी की लैंड, अब ये एक लैंड बच गई जो कि अब अल्टीमेटली ये मार्जिनल लैंड बन जाएंगी। मार्जिनल लैंड का मतलब क्या होता है, सबसे पुअर, सबसे वर्स्ट लैंड।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक फार्मर उतना ही इनकम जनरेट कर रहा है जितना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करने के लिए जरूरी होता है, उससे ज्यादा उसको नहीं मिल रहा है, यानी कुछ भी सरप्लस इस पे नहीं मिल रहा है उसको, और इसीलिए लैंडलॉर्ड के पास कोई भी रेंट नहीं जाएगा। इसको रिकार्डो ने नो रेंट लैंड का नाम दिया। तो इस चीज को ही अभी हम इस टेबल के थ्रू समझते हैं कि हमारे ग्रेड्स ऑफ लैंड या कैटेगरी ऑफ लैंड, जो ए जो है सबसे बेस्ट लैंड है, फिर बी, फिर सी एंड डी। यील्ड पर हेक्टेयर, अच्छा कितना यील्ड जनरेट कर रही है, कितना इनकम जनरेट कर रही है पर हेक्टेयर में, तो ए कैटेगरी की लैंड को मिल रहा है 80, बी कैटेगरी की लैंड को 60 मिल रहा है, सी कैटेगरी की लैंड में यील्ड आ रही है 40 एंड डी कैटेगरी की लैंड में कितना मिल रहा है उसको 20 रुपीज ही मिल रहे हैं। इधर मैंने लिखा है यील्ड ऑफ मार्जिनल लैंड। अब देखिए रेंट जो होता है अकॉर्डिंग टू रिकार्डो वो डिफरेंस इन फर्टिलिटी है। अब किस में डिफरेंस हम डिसाइड करेंगे कि अगर हम इसकी बात करें, जो भी सुपर मार्जिनल लैंड है, सुपर मार्जिनल लैंड यानी जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर कुछ भी सरप्लस मिल रहा है, यहाँ पे डेफिनेशन में लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, रेंट इक्वल्स टू यील्ड ऑफ सुपर मार्जिनल लैंड माइनस यील्ड ऑफ marginal land. So this difference between both इन दोनों लैंड के यील्ड में डिफरेंस ही क्या बनाएगा, रेंट की अमाउंट डिसाइड करेगा। तो अब देखिए फाइनल सिनेरियो क्या आ गया है, जब चारों की चारों जमीन यूज में आ रही है तो सबसे पहले वाले कहेंगे कि भाई ऐसा है, इस 20 यानी ये यील्ड ऑफ मार्जिनल लैंड हमने लिख लिया 80 माइनस 20, वो कह रहा है कि 60 सरप्लस तुमको मिल रहा है, ये सरप्लस लैंडलॉर्ड को मिलेगा। यहाँ पे बी कैटेगरी के लैंड पे 60 रुपीज मिल रहे हैं, 60 रुपीज के बराबर इनकम जनरेट हो रही है, तो 20 से माइनस करेंगे 40, फिर 40 आ रहा है यहाँ पे, इसको 20 से माइनस किया, सी कैटेगरी की लैंड पे 20 ही रेंट दिया जाएगा, डी कैटेगरी की लैंड पे उतना ही यील्ड है और उतना ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका मिल रहा है, तो कोई किसी भी तरह का जो है रेंट जनरेट नहीं होगा, 20 ही उसने लगाए थे उसको 20 ही मिले। सो मार्जिनल रेंट का कॉन्सेप्ट यही हुआ कि जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए को कवर करने के लिए जरूरी है। अब एक चीज और यहाँ पे समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जितना भी लेबर कैपिटल लग रहा है, अब यहाँ पे लेबर यानी फार्मर अगर उस पर खेती कर रहा है तो वो अपना प्रॉफिट भी उसमें रखेगा, ठीक है, यानी वो जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट हर जगह वो रखेगा। अगर कोई ऐसी लैंड है जहाँ पे उसके नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं निकल पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फार्मर उस पर कल्टिवेशन करेगा ही नहीं। तो जो जो मार्जिनल लैंड की हमने बात की, यहाँ पे जो 20 मिल रहे हैं वो 20 उसका पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इंक्लूडिंग हिज नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि अब जो एक्स्ट्रा उसको लैंडलॉर्ड को देना है वो एक्स्ट्रा बनाने के लिए उसके पास उतना इनकम उसको नहीं मिल पा रहा है, यानी कि जितना भी उसका नॉर्मल प्रॉफिट है फार्मर का प्लस उसका जितना कॉस्ट लग रहा है उसके ऊपर जो कुछ भी मिल रहा है वो सारा का सारा पेमेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को जाएगा और वही रेंट कहलाएगा। क्योंकि वो रेंट क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि उसकी मिट्टी में उस जमीन में वो पावर्स हैं जिसकी वजह से उसमें सरप्लस मिला, और वो जो सरप्लस है उसका बेनिफिट कौन उठा के ले जा रहे हैं, लैंडलॉर्ड उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये तो बात हुई एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की। अब रिकार्डो ने अपनी जो थ्योरी है वो इंटेंसिव कल्टीवेशन में दी, उसको भी हम इसी तरह से टेबल से समझेंगे। सो अब हम देखते हैं रेंट अंडर इंटेंसिव कल्टीवेशन। इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या रहता है, जहाँ पे एक छोटे जमीन के टुकड़े पे लोग आके कल्टीवेशन कर रहे हैं। इसमें क्या रहेगा, बार बार उसी जमीन पे अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जा रही हैं। तो जब अलग अलग अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल यहाँ पे लगाते हैं एक ही लैंड के ऊपर, तो क्या होता है धीरे धीरे जो लैंड की फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है। तो यही चीज इसमें देखते हैं हम। यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल यहाँ पे लिया, फर्स्ट डोज लगाई लेबर कैपिटल की तो टोटल यील्ड 80 रुपीज के बराबर मिला, सेकेंड डोज लगाई तो 60 के बराबर लिखा, थर्ड डोज लगाई लेबर कैपिटल की 40 के बराबर मिला, फोर्थ डोज लगाई जिसको कि मार्जिनल यूनिट नाम दिया है लेबर कैपिटल का, यहाँ पे 20 रुपीज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्जिनल यूनिट है लेबर एंड कैपिटल की जब हम लगा रहे हैं तो उसमें हमें उतना ही इनकम मिल रहा है जितना हमारा कॉस्ट लगा है।
तो हमने क्या किया, सिंपली जो भी लास्ट यूनिट ही है, फोर्थ यूनिट से जो इनकम जनरेट हो रही है उससे हमने इस टोटल यील्ड को माइनस करके रेंट कैलकुलेट किया। तो यील्ड ऑफ मार्जिनल यूनिट, ये फोर्थ जो लास्ट यूनिट है उससे कितना यील्ड मिल रहा है, 20। तो यहाँ पे 80 मिल रहा है, यानी 60 एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगेन मैंने सेम ही डेटा रखा है। इधर 60 मिल रहा है, 20 मार्जिनल यूनिट का यील्ड था, रेंट कितना हो गया 40। तो यहाँ 40 मिल रहा है, 20 से माइनस किया। सी कैटेगरी, जो सी कैटेगरी की लैंड नहीं है, इस बार हम कहेंगे जब हम अगला लेबर कैपिटल लगा रहे हैं तो इस बार क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी कम हो गई तो धीरे धीरे रेंट भी क्या होता जा रहा है, उसी लैंड पे कम होता जा रहा है। तो इस बार 20 ही रेंट रह गया और लास्ट यूनिट जब लगाई तो लैंड में फर्टिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई थी। अब लैंड जो है उतना ही इनकम जनरेट करके दे रही है जितना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। अब इसी चीज को हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। सपोज यहां मैंने लिखा ग्रेड्स ऑफ लैंड यील्ड पर हेक्टेयर, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं यील्ड पर हेक्टेयर। एक ही डायग्राम आपको बना के दिखा रही हूँ जो कि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में जब हमने कैटेगरीज ऑफ लैंड की बात की थी अलग अलग 20, 40, 60, 80, कुछ इस तरह से। चलिए, ए कैटेगरी की लैंड जब हमने देखी थी यहाँ पे तो उसका यील्ड पर हेक्टेयर आ रहा था 80 रुपीज। जो बी कैटेगरी की लैंड की बात की तो उसमें क्योंकि वो कम फर्टाइल थी और टोटल यील्ड आ रही थी 60 रुपीज। सी कैटेगरी उससे भी कम फर्टाइल है, 40 रुपीज के बराबर रेंट इनकम जनरेट हो रही थी और डी कैटेगरी की लैंड पे 20 के बराबर। अब क्या हुआ, हम ये डी कैटेगरी की जो लैंड है इसको एक बार इसको हम नाम दे देते हैं मार्जिनल लैंड। रेंट क्या है, मार्जिनल लैंड, लैंड पे जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सुपर मार्जिनल लैंड की यील्ड से, तो ये सारा बचा हुआ पोर्शन, पहले ए कैटेगरी की लैंड की बात करें तो 20 हटा दो, ये बचा हुआ पोर्शन क्या है, इतना रेंट जो है, जो सबसे सुपीरियर लैंड है, जो सबसे फर्टाइल लैंड है उस पर इतना एक्सेस, इतना सरप्लस जनरेट हो रहा है। सेकंड जो कम फर्टाइल है उस पर इतना सरप्लस जनरेट हो रहा है, थर्ड पे इतना रेंट जनरेट हो रहा है। तो दिस होल शेडेड पोर्शन इज रेंट विच विल गो इन द हैंड्स ऑफ लैंडलॉर्ड। तो इस तरह से रिकार्डो ने बताया कि रिकार्डो के टाइम पे क्योंकि लैंड जो है वो एग्रीकल्चर जो है डोमिनेंट इंडस्ट्री था और कॉर्न जो है वो एक बेसिक या फिर हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था। तो क्या हो रहा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन थियोरी के हिसाब से रिकार्डो ने ये देखा कि इनकम का जितना मेजर पोर्शन है वो किसके हाथ में जा रहा है, वो जा रहा है लैंडलॉर्ड के हाथ में, क्योंकि उस समय कॉर्न की डिमांड भी हाई थी, लैंड के प्राइसेस भी हाई हो रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द इनकम वाज गोइंग इनटू द हैंड्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स। इस वजह से हुआ क्या, क्योंकि जब फूड की प्राइसेस बढ़ने लगे तो जो वर्कर्स थे उनको भी अपनी नीड को पूरा करने के लिए, सबको जरूरी है खाना तो सबको ही चाहिए, तो उन्होंने भी ज्यादा वेजेस की, हाई वेजेस की डिमांड की। जब उन्होंने हाई वेजेस की डिमांड की तो कैपिटलिस्ट का जो प्रॉफिट है वो कम होने लग गया था। तो रिकार्डो ने ये कंक्लूड किया कि अगर इस तरह से चलता रहा, अगर कॉर्न लॉस को खत्म नहीं किया गया और फूड की प्राइसेस इसी तरह से इन्फ्लेट होती गई तो होगा क्या कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं हो पाएगा और इनकम का मोटा पोर्शन या बड़ा पोर्शन जो है वो लैंडलॉर्ड के हाथ में चला जाएगा एंड दिस विल डिक्रीज द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट ऑल्सो। सो दिस वाज द थियरी ऑफ रिकार्डो। अच्छा, रिकार्डो ने एक चीज और बोली थी कि रेंट जो है वो लोकेशनल डिफरेंस से भी अराइज होता है, यानी कोई लैंड ऐसी होती है जो मंडी के नजदीक है, सपोज करो, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगनी है और कोई मंडी से बहुत दूर है, तो जिसकी लोकेशन सबसे अच्छी होगी वहां पे ज्यादा सरप्लस जनरेट होगा, क्योंकि जो फार्मर है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम लगेगा तो उसके पास ज्यादा इनकम जनरेट होगी। तो वो लैंडलॉर्ड, वहां का जो मालिक है लैंड का, वो ज्यादा रेंट की डिमांड करेगा और जो कम और जो अच्छी लोकेशन पे नहीं है जो लैंड, वहां पे रेंट जो है वो
कम दिया जाएगा, लैंडलॉर्ड कम लैंड की डिमांड करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिकार्डोस थियरी। रिकार्डो की जो थियरी है उसके आगे चल के जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, क्योंकि रिकार्डो वाज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इस थियरी की काफ़ी क्रिटिसिज्म की भी किए। स्टिल रिकार्डो की जो थियरी है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रखती है इकोनॉमिक थियरी के अंदर, इकोनॉमिक प्रिंसिपल के अंदर। जब कॉर्न लॉज की बात हम कर रहे थे इंग्लैंड के अंदर, रिकार्डो ने इसको बहुत अपोज किया, पर जब तक रिकार्डो जिंदा थे तब तक कॉर्न लॉज को इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने हटाए नहीं थे। लेकिन आफ्टर रिकार्डो उनकी इतने ज़्यादा आर्टिकल लिखे, उन्होंने इतने ज़्यादा रेंट पे बात की थी, तो गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ होता है और बाद में धीरे-धीरे करके कॉर्न लॉज को भी ख़त्म कर दिया गया था। तो इन कॉर्न लॉज को हटाने में जो लॉ क्या थे, यानी जो टैरिफ्स बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे थे इम्पोर्टेंट ग्रेन पे, तो इनको हटाने में रिकार्डो का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।